गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका कर्तव्य आईएएस स्टडी में स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, पुष्प की संरचना। तो अगला टॉपिक पढ़ने से पहले हम थोड़ा एक नज़र पुष्प की संरचना पर डाल लेते हैं। तो कौन कौन सी संरचनाएं पढ़ी थी? तो पहली संरचना तो पढ़ी थी हमने बाह्य पुंज। कौन सी पढ़ी थी? 4 संरचनाएं। कौन कौन सी? बाह्य पुंज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैलेक्स। और दूसरी कौन सी पढ़ी थी? दलपुंज, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कोरोला। और तीसरी संरचना पढ़ी थी पुमंग। और चौथी कौन सी? जायांग। अब पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोशियम और जायांग को क्या बोला जाता है, गायनोशियम। ठीक है, तो हमने पुष्प की संरचना में कितनी संरचनाएं देखी थी? 4 संरचनाएं। अब बता दें कि जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज की जो संरचना है, इनको क्या बोला था हमने? सहायक पत्र। क्या बोला था? सहायक पत्र। अब इनको सहायक पत्र क्यों बोला गया? क्योंकि क्या है, ये जनन में किसी ना किसी प्रकार से क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे बाह्य दलपुंज को देखा जाए, यानी इसकी एक संरचना को क्या बोला था, बाह्य दल। और इन सभी संरचनाओं को मिला के, जो ग्रीन कलर की पत्तियां दिख रही हैं, इन सभी संरचनाओं को एक साथ मिला के बोला गया था बाह्य दलपुंज। तो जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो जनन में किस प्रकार से सहायता करते हैं? तो क्या करते हैं, जब पुष्प कलिका अवस्था में रहता है तो क्या करता है, ये पुष्प को प्रोटेक्ट देने का काम करता है। यानी जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो ये क्या करता है, बाह्य दलपुंज उसको सुरक्षा देने का काम करता है, उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। तो क्या हुआ, ये किसी ना किसी प्रकार से जनन में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। अब दूसरी संरचना देखते हैं तो कौन सी है, दलपुंज। ठीक है, तो दलपुंज भी इसी प्रकार जनन में क्या है, सहायक है। यानी दलपुंज क्या होता है कि कीट, जो भी कीट पतंगे होती हैं उनको क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। जो ये वाली संरचना होती है, ये क्या होती है, दल होती है। और इन तीनों संरचनाओं को क्या बोला जाता है, एक साथ दलपुंज बोला जाता है। तो ये कीट पतंगों को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं। जब कीटों को आकर्षित करते हैं तो क्या होती है, इनमें परागण की क्रिया। इनमें तो नहीं होती, लेकिन इनकी वजह से क्या हो रही है, परागण की क्रिया, जो क्या है, एक प्रकार से जनन में क्या है, सहायक है। तो इसलिए इनको क्या बोला गया है, सहायक पत्र बोला गया है। फिर देखते हैं हम पुमंग और जायांग को। यानी क्या देखना हमें, पुमंग और जायांग को। तो ये दोनों संरचनाएं कैसी होती हैं, तो ये दोनों संरचनाएं कैसी हैं, इनको पुष्प का क्या कहा गया है, लैंगिक जनन अंग। ठीक है, तो जो पुमंग होता है, पुमंग कैसा है, पुमंग पुष्प का कैसा होता है, ये कहलाता है नर जनन अंग। और जो जायांग होता है इसको बोलते हैं मादा जनन अंग। ये पुष्प का कौन सा होता है, मादा जनन अंग। अब जो पुमंग है, पुमंग को, यानी जो ये वाली संरचना दिख रही है, ये क्या है, नर जनन अंग संरचना। ठीक है, तो ये सारी संरचनाएं जो इकट्ठी हैं तो इनको क्या बोलते हैं, पुमंग। और इसकी केवल एक संरचना को क्या बोलेंगे, पुंकेसर। यानी जो पुमंग है, पुमंग की केवल एक संरचना को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। ठीक है, तो जो पुंकेसर है, अगर क्वेश्चन पूछे कि पुष्प का नर जनन अंग कौन सा होता है तो कौन सा होता है, आंसर क्या दोगे, पुंकेसर। कि पुष्प का नर जनन अंग कौन सा होता है, पुंकेसर। अगर मादा जनन अंग की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, जायांग। ठीक है, तो जायांग को क्या बोला जाता है, स्त्री केशर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्त्री केशर।
वो स्त्री केसर कैसे बोला जाता है? क्योंकि जो ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, ये बीच का ये ग्रीन पार्ट है, 3 पार्टों से मिलकर बना होता है। इसमें कितनी संरचनाएं पाई जाती हैं? 3। और इन तीनों संरचनाओं को एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है? उस संरचना को स्त्री केसर। यानी यहीं से मतलब स्त्री से ही निकल रहा है कि ये क्या है? पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। अब मादा जनन कौन है? स्त्री केसर। और पुष्प का नर जनन कौन है? पुंकेसर। ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या पढ़ना है हमें? तो हमें देखना है पुष्प की नर जननांग संरचना। अब डिटेल से देखते हैं कि पुष्प की नर जननांग संरचना कैसी होती है। ठीक है। काम कैसे करती है? तो जो पुष्प में अभी इस प्रकार की जो संरचना देखी थी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो ये क्या होती है? पुंकेसर। ये क्या होता है? पुंकेसर। जो पुंकेसर का ये फूला हुआ भाग होता है, पुंकेसर कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2 भागों से। जो फूला हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? परागकोश। और जो ये डंडी नुमा संरचना होती है इसको बोलते हैं तंतु। तंतु का दूसरा नाम क्या होता है? पुतंतु। तंतु को क्या बोला जाता है? पुतंतु भी बोल सकते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और परागकोश को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एंथर। ठीक है। अब जो परागकोश है और जो फिलामेंट है, इन दोनों संरचनाओं को एक साथ मिलाकर क्या बोला गया है? पुंकेसर, यानी पुष्प का नर जनन अंग। ठीक है। अब जो परागकोश, हमें क्या देखना है? इस परागकोश की अनुप्रस्थ काट को। यानी जो ये परागकोश है, अगर इस परागकोश की संरचना की अनुप्रस्थ काट को देखें, यानी इस परागकोश को यहाँ से अगर काटा जाए तो हमें किस प्रकार की संरचना दिखेगी? कुछ इस प्रकार की हमें संरचना दिखेगी। कुछ हमें ये परागकोश की इस प्रकार से संरचना दिखेगी। क्या है ये? परागकोश की अनुप्रस्थ काट। और उसमें कुछ कोष्ठ भी पाए जाएंगे। ठीक है। क्या पाए जाएंगे? कोष्ठ। अब पूछे कि परागकोश कितनी पालियों से मिलकर बना होता है? तो परागकोश कितनी पालियों से मिलकर बना है? 2 पालियों से। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि एक ये इस साइड की जो पाली है इसमें भी कितने कोष्ठ पाए जा रहे हैं? 2 कोष्ठ पाए जा रहे हैं। एक इस साइड की पाली है, इसमें भी कितने कोष्ठ पाए जा रहे हैं? 2 कोष्ठ पाए जा रहे हैं। ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्वेश्चन अगर पूछे कि परागकोश की अनुप्रस्थ काट में क्या है? परागकोश की अनुप्रस्थ काट में कितनी पालियां पाई जाती हैं? तो कितनी पालियां पाई जाती हैं? 2 पालियां। ठीक है। कितनी पालियां पाई जाती हैं? 2 पालियां। और दोनों पालियों में 2-2 कोष्ठ पाए जाते हैं। कोष्ठ को प्रकोष्ठ भी बोल सकते हैं। ओके। फिर आगे चलते हैं। तो जो 2 पालियां पाई जा रही हैं और इनके अंदर जो कोष्ठ पाए जा रहे हैं, ये देख रहे हो, ये क्या है? कोष्ठ हैं। जो ये कोष्ठ पाए जा रहे हैं, तो इन कोष्ठ को क्या बोला गया है? लघु बीजाणुधानी। पालियों के अंदर क्या पाई जाती हैं? लघु बीजाणुधानी। और अगर इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं लघु बीजाणुधानी को? माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माइक्रो स्पोरेंजियम। फिर जो लघु बीजाणुधानी है आगे चल के किसका निर्माण करती है? परागकणों का। जो ये लघु बीजाणुधानी है इनमें किनका निर्माण हो रहा है? परागकणों का।
ठीक है। कितनी लघु बीजाणु धानियां पाई जा रही हैं? 4 प्रकार की, ठीक है। यानी 4 लघु बीजाणु धानियां जो पाई जा रही हैं, उन सभी लघु बीजाणु धानियों में क्या पाए जा रहे हैं? परागकण। यानी इनमें किन का निर्माण हो रहा है? लघु बीजाणु का। किन का निर्माण हो रहा है? लघु बीजाणु को। यानी इनको क्या बोलते हैं? परागकण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं परागकण को? पोलन सेक। पोलन सेक या फिर पोलन ग्रेन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पोलन सेक या फिर पोलन ग्रेन। अब जो लघु बीजाणु धानियां हैं, उनके अंदर किन का निर्माण हो रहा है? परागकण का। जो परागकण है फिर वो क्या कर रहे हैं? निषेचन का काम कर रहे हैं। यानी जो परागकणों का निर्माण हो रहा है वो आगे चल के किसका निर्माण करेंगे? यानी जो यही परागकण हैं ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? नर युग्मक, यानी मेल गैमीट, ठीक है। यानी लघु बीजाणु धानियों में किनका निर्माण हो रहा है? परागकण का। जो परागकण क्या कहलाते हैं? नर युग्मक। अब जो नर युग्मक है आगे चल के मादा युग्मक से संलेत होकर किसका निर्माण करेंगे? जाइगोट का, ठीक है। तो अब ये तो हो गई हमारी परागकोश। एक बात और कि जो पालियां हैं, ये 2 पालियां जो हैं यह किन के द्वारा जुड़ी होती हैं? यानी जो ये 2 पालियां हैं दिख रही हैं, ये किन के द्वारा जुड़ी होती हैं? तो बता दें किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? संयोजी ऊतक के द्वारा। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोला जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब ये होता है कि जो पालियां हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना या फिर जोड़ कर रखना। ओके, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो परागकोश की अनुप्रस्थ काट में जो पालियां पाई जाती हैं वो किसके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं? तो किसके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं? किसके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं? संयोजी ऊतक के द्वारा, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे परागकोश की संरचना। यानी हमने पुष्प का क्या देख लिया? नर जननांग, ठीक है। अब क्या देखना हमें? पुष्प का मादा जननांग, ठीक है। क्या देखना है हमें? पुष्प का मादा जननांग, ठीक है। अगर हम पुष्प के मादा जननांग की बात करते हैं तो मादा जननांग की संरचना जो अभी पुष्प में ग्रीन कलर की देखी थी, मैं यहाँ पे बना दूं। कुछ मादा जननांग की संरचना इस प्रकार से दिखती है। ये क्या है? अब मादा जननांग का नाम क्या है? स्त्री केसर। क्या नाम दिया गया है? स्त्री केसर। अब जो स्त्री केसर है वो 3 भागों से मिलकर बना है। यानी स्त्री केसर में कितने प्रकार की संरचनाएं पाई जा रही हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की संरचनाएं पाई जा रही हैं? 3 प्रकार की। अब जो ये पहली संरचना दिख रही है ये फूली हुई, इसको क्या बोला जाता है? वर्तिकाग्र, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा होता क्या है? किस प्रकार की संरचना होती है? जो ये संरचना देख रहे हो किस प्रकार की होती है? गोंद टाइप की। यानी ये संरचना कैसी होती है? चिपचिपी। यानी अगर फूल को देखें, फ्लावर को देखोगे तो अगर उसको टच करके महसूस करोगे तो ये कैसी संरचना दिखाई देगी? कैसी संरचना महसूस कर पाओगे? गीली संरचना महसूस कर पाओगी। यानी कैसी रहती है? चिपचिपी रहती है। क्यों?
अब ये जब भी परागण की क्रिया होती है या फिर परागण जब भी आते हैं तो इस संरचना से क्या हो जाते हैं। अब जब ये कैसी पाई जा रही है, स्टिग्मा प्रकार की, ठीक है, तो जब परागण आएंगे तो इस संरचना से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, फिर वापस नहीं जा पाएंगे। ओके, फिर दूसरी जो ये पतली डंठल नुमा संरचना दिख रही है, पतली सी, इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका, इंग्लिश में बोला जाता है स्टाइल, ठीक है। अब फिर इसके बाद आती है अंडाशय, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, ओवरी। अब जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है, बीजांड का, यानी बीजांड की कैसी संरचना दिखाई देगी इसमें अंडाशय के अंदर, कुछ इस प्रकार से। कुछ हमें इस प्रकार से अंडाशय के अंदर बीजांड की संरचना दिखाई देगी। ये क्या है, बीजांड, ठीक है। अब जो बीजांड है, बीजांड के अंदर क्या बन रहा है, एक अंडकोश का, इसकी यहाँ पे क्या बन रही है, एक अंडकोश का। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ जिससे अच्छे से समझ पाओ इसको। क्या पाई जा रही है, अंडकोश का, ये क्या है, अंडकोश का। अब जो इसमें अंडकोश का पाई जा रही है, यही किसका निर्माण कर रहे हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मादा युग्मक। क्या होते हैं ये, मादा युग्मक, जो क्या करते हैं, जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। तो जनन की क्रिया कैसे होगी, जो अभी हमने परागकोश की संरचना देखी तो उनमें किसका निर्माण हो रहा था, परागकणों का। अब परागकणों को ही क्या बोला गया था, नर युग्मक। और इसमें जो अंडकोश का है, अंडकोश का ही को क्या बोला जाता है, मादा युग्मक। यानी नर युग्मक का संलयन जब मादा युग्मक से होगा तो क्या होगी, निषेचन की क्रिया, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, हमें थोड़ी इसमें एक दो क्वेश्चन देखने हैं कि जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या देखना है कि जो पुष्प के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर में, तो जो पुष्प की खेती होती है, पुष्प की खेती या बोलें कृषि, या फिर पुष्प का क्रय विक्रय, अब इसको क्या बोला जाता है, यानी पुष्प की खेती या कृषि या पुष्प का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है, तो क्या कहते हैं इसको, फ्लोरिकल्चर। क्या बोला जाता है इसको, फ्लोरिकल्चर। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनता है कि जो पुष्प का अध्ययन यानी पुष्प की स्टडी बोलें, यानी पुष्प के बारे में जानकारी हासिल करना, पुष्प के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, पुष्प की स्टडी। यानी पुष्प की स्टडी क्या कहलाएगी, पुष्प के अध्ययन को क्या बोला जाता है, एंथोलॉजी। क्या बोला जाता है, एंथोलॉजी। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है, एक एक नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो स्त्री केसर है यानी पुष्प का जो मादा जनन अंग है, ठीक है, जो मादा जनन अंग है उसमें मादा युग्मक का निर्माण किसमें होता है, ठीक है। जो मादा जनन अंग है कौन सा, स्त्री केसर। स्त्री केसर के किस भाग में किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का। तो क्या बताओगे, क्या अंडाशय में होता है, अंडाशय में होता है, नहीं, अंडाशय में नहीं, अंडाशय के अंदर किसका निर्माण हो रहा है, पहले बीज का। तो जो किसका निर्माण हो रहा है, बीजांड का, ठीक है। जो बीजांड का निर्माण हो रहा है तो बीजांड के अंदर ही क्या बनेंगे, मादा युग्मक, ठीक है। यानी बीजांड के अंदर पहले क्या बनेगी, अंडकोश का, जो अंडकोश का ही क्या कहलाती है, मादा युग्मक, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा था कि स्त्री केसर के किस भाग में मादा युग्मक का निर्माण होता है, तो किस मादा युग्मक का निर्माण किस में होता है,
मादा युग्मक का निर्माण किस भाग में हो रहा है? तो किस भाग में हो रहा है? बीजांड भाग में। ठीक है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर परागकोश की संरचना में देखा जाए तो परागकोश में ये है कि नर युग्मक किस भाग में बनते हैं? तो नर युग्मक का निर्माण किस में हुआ था? नर युग्मक का निर्माण किस भाग में हो रहा था? तो किस भाग में हो रहा था? ये हो रहा था हमारा लघु बीजाणुधानी। किस भाग में हो रहा था? लघु बीजाणुधानी। यानी कितने क्वेश्चन क्लियर हुए? यहाँ पे 4 क्वेश्चन सभी के क्लियर हुए। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो इसकी अगली क्लास में हमें क्या पढ़ना है कि जो हमने अभी परागकोश की संरचना को पढ़ा था, तो परागकोश की संरचना में किसका निर्माण हो रहा था? परागकणों का। तो जो परागकणों का निर्माण हो रहा था लघु बीजाणुधानी के अंदर, तो वो परागकणों का निर्माण किस प्रकार हो रहा था? ये थोड़ा लेंदी है तो इसको अगली क्लास में रखेंगे। तो जय हिंद।